चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर के लिए आज के मॉडर्न विश्वविद्यालयों को भूल जाइए, क्योंकि आज हम इतिहास के एक ऐसे खोए हुए बौद्धिक साम्राज्य की बात करने वाले हैं जो आधुनिक शिक्षा की शुरुआत से भी सदियों पहले मौजूद था। हम बात कर रहे हैं दुनिया के पहले महान विश्वविद्यालय की, एक ऐसी जगह जिसने पूरी दुनिया के ज्ञान पिपासुओं को अपनी ओर खींचा। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं, बल्कि इंसानी ज्ञान के एक बेजोड़ सफर की कहानी है। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 800 साल। आज के दौर में किसी भी संस्थान का 100 साल टिकना भी बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन ये असाधारण जगह बिना किसी रुकावट के पूरे 8 शताब्दियों तक चलती रही। इतिहास में ऐसा टिके रहना सच में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये इसके संस्थापकों की दूरदर्शिता का एक जीता जागता सबूत है। अक्सर हम ऑक्सफोर्ड या बोलोग्ना जैसे नामों से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं ना, लेकिन हकीकत देखिए, नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी यानी 427 ईस्वी में हुई थी। वहीं बोलोग्ना 1088 में और ऑक्सफोर्ड 1167 में बने। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब यूरोप के ये मशहूर संस्थान वजूद में भी नहीं आए थे, उससे सदियों पहले ही भारतीय उपमहाद्वीप दुनिया के एक ग्लोबल नॉलेज हब के रूप में फल फूल रहा था। भाग 1, प्रथम महान विश्वविद्यालय, विशालता और पैमाना। तो चलिए अब जरा इसके कैंपस की बात करते हैं कि सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा बनाई गई ये जगह असल में दिखती कैसी थी। ये कोई मामूली कैंपस नहीं था, ये एक पूरा का पूरा शहर था, 14 हेक्टेयर में फैला हुआ। इसमें 8 अलग अलग कंपाउंड्स थे, 10 मंदिर थे और एक 300 कमरों वाला हॉस्टल था, जिसकी 3 मंजिलें छात्रों की सीनियरिटी के हिसाब से बंटी थीं। और जरा इस डेटा पर ध्यान दीजिए, 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक, मतलब हर 5 छात्र पर एक टीचर। आज के टॉप इंस्टीट्यूट्स भी ऐसा रेशियो मेंटेन नहीं कर पाते। और सबसे कमाल की बात, इस पूरे शहर जैसे कैंपस का खर्च आसपास के 200 गांवों से आने वाले टैक्स से चलता था। और यहाँ सिर्फ लोकल स्टूडेंट्स ही नहीं पढ़ते थे, ये जगह दुनिया भर के सबसे तेज दिमागों के लिए एक चुंबक की तरह थी। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, यहाँ तक कि पश्चिम में तुर्की जैसे दूर दराज के इलाकों से भी स्कॉलर्स यहाँ आते थे। ये उस दौर का एक सच्चा इंटरनेशनल सेंटर था। भाग 2, एक क्रांतिकारी शिक्षा मॉडल, योग्यता और पहुंच। अब आते हैं इसके एजुकेशन मॉडल पर, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। यहाँ शिक्षा पूरी तरह से आपकी काबिलियत पर निर्भर करती थी, किसी क्लास या जाति पर नहीं। और हाँ, ये शिक्षा बिल्कुल मुफ्त थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, अगर सब कुछ फ्री था तो एडमिशन मिलना तो बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल, जरा चीनी भिक्षु हुएनसांग के बारे में सोचिए। वो सिर्फ यहाँ अप्लाई करने के लिए तपते रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करते हुए 8 साल तक पैदल चलकर इसके दरवाजे तक पहुंचे थे। 8 साल की पैदल यात्रा। और इतनी लंबी यात्रा के बाद भी एडमिशन की कोई गारंटी नहीं थी। मेन गेट पर ही द्वार पंडित यानी स्कॉलर गेट कीपर्स मौजूद होते थे। उनके एंट्रेंस एग्जाम इतने ज़्यादा टफ होते थे कि अप्लाई करने वालों में से लिटरली सिर्फ 20% लोग ही गेट के अंदर जा पाते थे। बस 20%। एक बार अंदर आ गए फिर तो समझ लीजिए कि बहुत ही टफ और मल्टी डिसिप्लिनरी रूटीन फॉलो करना होता था। सिर्फ बौद्ध धर्म ही नहीं, बल्कि लॉजिक, ग्रामर, साइंस, मेडिसिन, मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी सब कुछ गहराई से पढ़ाया जाता था। और डिसिप्लिन ऐसा कि जब तक बड़े क्लासरूम में लेक्चर पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, कोई भी अपनी जगह से हिल नहीं सकता था। भाग 3, विज्ञान की खोज, धर्म से परे। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं। वैसे तो ये संस्थान बौद्ध दर्शन से गहराई से जुड़ा था, लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च का भी एक जबरदस्त पावर हाउस था। ये देखकर सच में हैरानी होती है कि यहाँ की मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी ने दुनिया भर के विज्ञान को कितना प्रभावित किया। उदाहरण के लिए चीनी गणित और खगोल विज्ञान पर यहाँ के तांत्रिक बौद्धों का बहुत गहरा असर पड़ा। ये जिंग जैसे विद्वानों के जरिए जो नॉलेज शेयरिंग हुई, उसने दुनिया भर में विज्ञान के विकास को एक नई दिशा दी। भाग 4, सत्य का खजाना, महान पुस्तकालय। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि इस पूरे कैंपस की असली जान, इसकी धड़कन क्या थी, तो वो थी इसकी लेजेंडरी लाइब्रेरी। इसे धर्मगंज कहा जाता था, यानी सत्य का खजाना। और जरा इसका कलेक्शन देखिए, करीब 90 लाख। जी हाँ, ताड़ के पत्तों पर हाथ से लिखी गई 90 लाख पांडुलिपियां। ये उस समय के इंसानी ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना था, जिसे विद्वानों ने सालों की मेहनत से सहेज कर रखा था।
इतनी किताबों को रखने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी स्मार किया था। 3 विशाल इमारतें थीं, रत्नसागर, रत्नरंजक और रत्नोदधि। किताबों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि रत्नोदधि नाम की इमारत को आसमान छूता हुआ 9 मंजिला ऊंचा बनाया गया था। जरा इमेजिन कीजिए, उस दौर में किताबों के लिए 9 मंजिला बिल्डिंग। भाग 5 विनाश और पुनर्खोज। एक दुखद अंत, लेकिन खैर, हर शानदार कहानी का एक बहुत ही डार्क और दुखद हिस्सा भी होता है। अब हम उसी तबाही की बात करेंगे जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इतिहास में इस जगह पर 3 बड़े हमले हुए। पहले 5वीं शताब्दी में हूणों ने हमला किया, फिर 7वीं शताब्दी में बंगाल के शासकों ने। दिलचस्प बात यह है कि इन 2 हमलों के बाद इसे फिर से खड़ा कर लिया गया था। लेकिन 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी का जो तीसरा हमला हुआ, वो इस जगह के लिए आखिरी और जानलेवा साबित हुआ। ऐतिहासिक ग्रंथों के मुताबिक इस हमले के बाद जो आग लगाई गई वो 3 महीनों तक सुलगती रही। 3 महीने। उस भयानक आग ने लाखों अनमोल पांडुलिपियों को जलाकर राख कर दिया। मेडिसिन, साइंस और फिलॉसफी के उस जमा किए हुए ज्ञान का विनाश इतना बड़ा था कि उसने हमारे इतिहास में एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जो शायद कभी नहीं भरेगा। तबाही इस कदर भयानक थी कि आज हमें उस समय के कैंपस या सिलेबस के बारे में जो कुछ भी पता है वो सिर्फ ह्वेनसांग और यी जिंग जैसे विदेशी यात्रियों के लिखे नोट्स की वजह से पता है। अगर उन्होंने वो रिकॉर्ड्स न रखे होते तो सोचिए, शायद हमें इस महान जगह के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चलता। भाग 6 आधुनिक पुनरुद्धार, ज्ञान को पुनर्जीवित करना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 6 सदियों से ज्यादा वक्त तक खंडर रहने के बाद इस जगह ने फिर से जन्म लेने का सफर शुरू किया। ये पूरी टाइमलाइन देखना बहुत इंस्पायरिंग है। 1812 में फ्रांसिस बुकानन ने इन अनजान खंडरों को खोजा। सालों बाद 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे दोबारा बनाने का सपना देखा। 2016 में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना और फाइनली 2024 में नए कैंपस का शानदार उद्घाटन हुआ। 2024 का ये नया अवतार सिर्फ अतीत की कॉपी नहीं है। ये एक 455 एकड़ का नया कैंपस है जो पूरी तरह से नेट जीरो और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पर बना है। और खास बात यह है कि इसे 17 देशों के सपोर्ट से बनाया गया है। मकसद बिल्कुल साफ है, बिना किसी बाउंड्री के दुनिया भर के ज्ञान को एक साथ लाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सदियों पहले हुआ करता था। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो सीधे दिल में उतरता है। अगर वो लाखों पांडुलिपियां नहीं जली होती तो आज हमारी इंसानी सभ्यता, हमारी साइंस कितनी एडवांस होती। ज्ञान को बचाकर रखना कितना जरूरी है, ये कहानी हमें यही सिखाती है। सोचने वाली बात है ना? खैर, इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।